प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर एक बार हाजिर हैं और हम लोग नागरिक शास्त्र का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है संघवाद, इसी का अध्ययन कर रहे हैं। और इस पर पीछे 3 वीडियो बन चुका है। अब इसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। अब संघवाद की जो प्रमुख विशेषता है केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन। तो शक्ति का विभाजन संविधान के अनुसार तो हुआ है। एक तरफ हमने बात की कि केंद्र सरकार और दूसरी तरफ राज्य सरकारें दोनों चलती हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है कि केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियां हैं और कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग करके राज्य सरकार को भंग कर सकती है। तो इसीलिए केंद्र और राज्यों के बीच में एक मधुर संबंध हो, एक अच्छा संबंध बना रहे, इसीलिए इस पर आज चर्चा करनी है। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद संविधान निर्माण हुआ, उसके बाद आम चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार बनी। तो उस समय देश में कांग्रेस ही एक ऐसी बड़ी राजनीतिक दल थी जिन्होंने हर लगभग ज्यादातर राज्यों में बहुमत की सरकार बनाई और केंद्र में भी बहुमत की सरकार बनाई। तो कुछ दशकों तक शुरुआती जो कुछ दशक थे, कुछ दशकों तक कांग्रेस का एक तरीके से पूरे भारतवर्ष में बोलबाला था और ये पूरी तरह से अधिक राज्यों में अपनी सरकारें बरकरार कर रखी थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 356 में यह व्यवस्था की गई है कि यदि राष्ट्रपति को यानी संघ की कार्यपालिका को यह प्रतीत हो कि उक्त राज्य में शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। परिणाम स्वरूप राज्य की विधानसभा और सरकारें भंग हो जाती है। समय समय पर इसमें 42वां संविधान संशोधन में बदलाव भी किया गया और अब इसे व्यवस्था को आगे बढ़ाए रखने के लिए संसद की अनुमति भी प्राप्त करनी पड़ती है। यदि संसद की अनुमति नहीं मिलती है तो राष्ट्रपति का यह फैसला 2 महीने के बाद समाप्त हो जाता है और संसद की यदि अनुमति मिलती है तो उसके माध्यम से इसे संविधान राज्यों में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाता है। तो ये संविधान की एक ऐसी शक्ति जो राष्ट्रपति के पास मौजूद है और इसी शक्ति का उपयोग करके केंद्र सरकार राज्य सरकारों की अनदेखी करते हैं, राज्य सरकारों पर मनमाने व्यवहार करते हैं, राज्य सरकार पर एक तरीके से अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं। हालांकि जब इस आर्टिकल को शामिल किया जा रहा था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि शायद हमारे देश में इस आर्टिकल की कभी जरूरत न पड़े, लेकिन हमारे देश में इस आर्टिकल का इतनी अधिक बार उपयोग हुआ, इतनी राज्य सरकारों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। अब इसी आर्टिकल का उपयोग करके केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है। कई बार ऐसा देखने को मिला कि केंद्र सरकार में किसी पार्टी की जो सरकार है, सत्तारूढ़ दल की सरकार, जब किसी दूसरे राज्य में नहीं है, किसी दूसरे राज्य में कोई विपक्ष की सरकार बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार उस राज्य सरकार की अनदेखी करती है। जैसे वित्तीय, जब
वित्तीय सहायता की बात आती है तब उसमें अनदेखी की जाती है। तो इस तरीके से जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध है वह दरअसल बिगड़ते चले गए और इसीलिए इनके संबंध को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर कई प्रयास किए गए और उस प्रयास में एक प्रयास है सरकारिया कमेटी की गठन। सरकारिया आयोग इन्होंने जो केंद्र और राज्य के संबंध को सुधार करने के लिए जो सुझाव दिया वे बड़े महत्वपूर्ण हैं। हालांकि इनके सुझावों पर अभी तक अमल नहीं हुआ और केंद्र और राज्य के संबंध लगातार बिगड़ते चले गए। तो हमने बताया कि शुरुआती दशक में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में भारत में मौजूद थी, लेकिन 1990 ईस्वी के बाद क्षेत्रीय विविधताओं को देखते हुए अनेक क्षेत्रीय पार्टी का उदय होने लगा। अनेक क्षेत्रीय पार्टियां स्थापित हो गई। उत्तर प्रदेश में ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इत्यादि पार्टियों की स्थापना हो चुकी थी। अब इन पार्टियों की स्थापना से अब स्थिति ये पैदा हो गई कि 1990 के बाद जब आम चुनाव होने लगे केंद्र सरकार के लिए तो इन क्षेत्रीय पार्टियां अपनी प्रतिनिधित्व लोकसभा तक करने लगी और ऐसी स्थिति में सरकार के लिए किसी भी पार्टी राजनीतिक दल के लिए बहुमत लाना बड़ी एक चुनौती का विषय हो गया। अब केंद्र में गठबंधन की सरकारें आने लगी और ये सरकारें जो है इस सरकार गठबंधन की सरकार में क्षेत्रीय पार्टियां भी शामिल होने लगी। अब जब गठबंधन की सरकारें आने लगी, क्षेत्रीय पार्टियां शामिल होने लगी, तब इन क्षेत्रीय जो पार्टियों की जो विविधता का सम्मान था अब यहाँ पर देखने को मिलने लगा। अब इस व्यवस्था से एक बात तो क्लियर हो गई कि राज्यों की अब अनदेखी केंद्र सरकार के द्वारा नहीं की जा सकती। यदि ऐसा किया जाता है तब ऐसी स्थिति में जिसकी सहायता से गठबंधन सरकार चल रही है तो ऐसी स्थिति में कहीं गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय पार्टियां अपना समर्थन कहीं वापस ना ले ले और सरकार गिर ना जाए, इसलिए राज्यों की अब अनदेखी थोड़ी कम होने लगी। सरकारी आयोग में एक महत्वपूर्ण सुझाव था कि राज्यपाल की नियुक्ति ऐसे व्यक्ति की जाए जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य न हो। यदि ऐसा होता है तो वह एक निष्पक्ष तरीके से बिना पार्टी के पूर्वाग्रह के वह संपूर्ण फैसले लेने के लिए सक्षम रहेगा और ऐसी स्थिति में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने के नाम पर वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होगा। तो यहां तक हमने बात कर ली। अब हमें पढ़ना है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण ये है कि सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की साझेदारी, अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता। अब इसी के लिए स्थानीय शासन की व्यवस्था का प्रावधान आया। ये स्थानीय शासन ब्रिटिश शासन जब चल रहा था भारत में उस दौरान भी थे। 1925 के जब नगर निगम के चुनाव हुए तो हमने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के मेयर बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना के मेयर बने थे, सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर बने थे। तो वहां हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तब इस पर स्थानीय शासन पर उतना जोर नहीं दिया गया था। स्थानीय शासन को उतना जोर नहीं दिया गया था, लेकिन स्थानीय शासन प्रचलित थे। ग्राम प्रधान का चुनाव, पंचायत का चुनाव होता था, लेकिन खामियां ये थी कि चुनाव नियमित नहीं होते थे, उसकी एक उचित नियम कानून नहीं थे, संविधान में उसे जगह नहीं था और इस तरीके से सरकार जो राज्य सरकारें होती थी वह इसके प्रति उदासीन रहा करती थी
और इसीलिए आगे जो है स्थानीय शासन पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने के लिए मांगे उठने लगी और पहली बार राजीव गांधी ने यह सपना देखा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का समय आ गया। हालांकि दुर्भाग्यवश राजीव गांधी की मौत हो गई, तब उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम पारित हुआ। अब ये पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, तभी सत्ता का विकेंद्रीकरण समझ में आएगा। संविधान में 73वां संशोधन हुआ। 73वां संशोधन हुआ 1992 ईस्वी में। इसे पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम कहा जाता है और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए। संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 में भी संशोधन किया गया और कुछ 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए और पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम पारित करके इसे पूरे भारत में क्रियान्वित किया गया। अब ये व्यवस्था बनाने के लिए भारत में समय समय पर मांगे उठती रही थी और इसी के लिए अनेक कमेटियां भी गठित की गई थी। अब उन कमेटियों में एक कमेटी थी बलवंत राय मेहता, एक कमेटी थी अशोक मेहता, एक कमेटी थी सिंघवी हुई थी और इन कमेटियों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे। इन कमेटियों में बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो सुझाव प्रस्तुत किया था उस पर खासो तवज्जो मिली और बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो सुझाव दिया उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने का सुझाव था। अब ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है ये देख लेते हैं। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो था वह एक ग्राम पंचायत के रूप में था, ग्राम पंचायत, दूसरा था खंड पंचायत और तीसरा था जिला पंचायत। यानी स्थानीय शासन को 3 स्तर में बांट करके इसको लागू करना चाहिए था और इसी व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 1992 में शामिल कर लिया गया। ठीक है, और शामिल करने के बाद ये भारत में लागू हो गया। अब इससे पहले भी चुनाव होते थे लेकिन नियमित चुनाव नहीं होते थे। अब इस संशोधन से ये तय हो गया कि अब देश में स्थानीय शासन के लिए पंचायती राज व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर, खंड पंचायत स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पर और जिला पंचायत स्तर पर चुनाव नियमित होंगे। 5 साल पर चुनाव होंगे जिसमें सभी वयस्क नागरिक भाग लेंगे। ठीक है, और इसमें एक और बात शामिल की गई कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और पिछड़ी जाति है, इन लोगों को स्थानीय शासन में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। एक तीसरी बात ये थी कि इस पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया और इसलिए इसको करके एक तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया गया जिसमें सभी वर्ग के लोगों का शासन सत्ता में उचित भागीदारी सुनिश्चित हो सके और सभी लोग अपना प्रतिनिधित्व कर सके। तो ये बातें पंचायती राज व्यवस्था में लागू की गई। 5 साल की अवधि में जो ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, पंचायत सदस्यों का चुनाव होगा कई पंचायत का, फिर एक ग्राम प्रधान का चुनाव होगा प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा और इनकी बैठकें साल में कम से कम 2 बार होनी आवश्यक होगी और ये अपने 2 बार बैठक करेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ये पंचायती राज व्यवस्था 1992 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पारित हुआ। अब आगे देख लेते हैं 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन
यह संशोधन जब हुआ तो यह नगरीय शासन में भागीदारी के लिए हुआ। यानी नगरीय शासन को भी 3 स्तर पर नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। अब इन 3 स्तर जो बनाए गए इनको जनसंख्या के आधार पर बनाया गया। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल कर लिया गया। ठीक है, 1 लाख तक की जनसंख्या वाले को नगर पालिका परिषद में शामिल कर लिया गया और जो छोटे नगर थे, कस्बे थे, उन्हें नगर पंचायत के रूप में शामिल कर लिया गया। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और भाग 9 के अनुच्छेद 243 में भी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जोड़े गए और इस तरीके से स्थानीय शासन के साथ साथ पंचायती राज व्यवस्था के साथ साथ नगरों में भी स्थानीय शासन, नगरीय शासन का प्रचलन हो गया। तो ये जो कामयाबी थी ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी थी और इस तरीके से राज्य के स्तर पर जो सत्ता का विभाजन हुआ, सत्ता का बंटवारा हुआ, वह स्थानीय ग्राम स्तर तक पहुंचा। ठीक है, अब ये नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, वहीं पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत। अब इनका चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य में एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, राज्य निर्वाचन आयोग। अब इस निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कर दिया गया। अब ये राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से इन नगरीय शासन और स्थानीय शासन का चुनाव संपन्न कराएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमने बातें देख ली नगरीय और स्थानीय शासन के मद्देनजर। ठीक है, अब परिवर्तन क्या हुआ? चुनाव तो पहले भी होते थे ग्राम पंचायत के, परिवर्तन ये हुआ कि पहले नियमित रूप से नहीं होते थे, पहले आरक्षण की व्यवस्था मौजूद नहीं थी, अब चुनाव नियमित रूप से होने लगे। आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए प्रावधान में आ गया। ये महत्वपूर्ण बदलाव हुए और साल में कम से कम पंचायत सदस्यों की 2 बैठक होनी अनिवार्य रूप से स्वीकार कर ली गई। ये महत्वपूर्ण बदलाव हुए और हमारे देश का जो लोकतंत्र है वह मजबूत हुआ इन तरीके की व्यवस्थाओं से। ठीक है, तो ये हमारा सत्ता का विकेंद्रीकरण है, जिसमें सत्ता को हम केंद्रीकृत नहीं होने दिए। एक इकाई, एक समूह के अंदर हमने सत्ता को नहीं रहने दिया, बल्कि सत्ता को अनेक भागों में, अनेक स्तरों में बांट करके इसमें अधिक से अधिक लोगों की साझेदारी और सहभागिता और हिस्सेदारी उसमें सुनिश्चित कराई और लोग अपना उचित प्रतिनिधित्व दे सके और लोकतंत्र को मजबूत कर सके और स्थानीय जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने में सफल हो सकें। इन्हें कुछ क्षेत्राधिकार, इन ग्राम पंचायत के सरपंच को, जो प्रधान होता है सरपंच, उसको कुछ विशेषाधिकार दिए गए और नगर पंचायत के अध्यक्ष को विशेषाधिकार दिए गए कि वह किन किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार ले सकता है। इस तरीके से भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ और संविधान में 2 अनुसूचियां बढ़ी। ठीक है, तो आज आपका यह लेसन जो संवाद है, इसी के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन कर रहे थे। तो हमने इसका मूल ही जो था वह सत्ता को केंद्र और राज्यों के बीच में बांट देना था, दोनों को अधिकार क्षेत्र को अलग अलग कर देना था और इसी में सत्ता का विकेंद्रीकरण आ गया,
जिसमें कुछ शक्तियां स्थानीय स्तर पर और नगरीय स्तर पर लोगों को मौजूद हो। इस तरीके से विभिन्न स्तरों पर जो सत्ता का विभाजन हुआ, यही क्या है, यही संघवाद है, यही संघात्मक व्यवस्था है। तो आज हम लोग संघवाद, संघात्मक व्यवस्था या संघीय ढांचा, हम लोग इस लेसन को, संघवाद को कंप्लीट कर चुके हैं। ये नागरिक शास्त्र का आपका दूसरा लेसन समाप्त हो गया। अब आगे हम लोग जो चैप्टर आएगा उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, शुक्रिया।